हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। आज हम लोग सीए फाउंडेशंस का पेपर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पेपर नंबर 2 में आपका आता है बिजनेस लॉ। ओके। तो बिजनेस लॉ का ये चैप्टर पार्टनरशिप एक्ट है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट। ये चैप्टर नंबर शायद है भाई आपका चैप्टर नंबर 4 है। क्या है? चैप्टर नंबर 4 है। ओके। तो आपका पार्टनरशिप अकाउंट है चैप्टर नंबर 4, जिसका फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम पढ़ाएंगे सेकेंड यूनिट, जिसमें आपका दे रखा है रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स के बीच रिलेशंस कैसा होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। ओके। ठीक है। अब रिलेशंस का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है भाई। आपस में पार्टनर ए पार्टनर बी, और अगर दो पार्टनर हैं तो इनके बीच रिलेशंस कैसा होगा। ठीक है ना? ओके। तो अब हम आगे कंटिन्यू पढ़ते हैं। ठीक। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्या कह रहा है? लीगल प्रोविजंस देखेंगे, regulating relations of a partner's interest as well as relation with the third parties। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, कोई भी पार्टनर है तो उसकी पार्टनरशिप में किस प्रकार की रिलेशन है, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। और साथ में ये पढ़ेंगे कि भाई थर्ड पार्टी कौन हो सकता है। देखो, थर्ड पार्टी हमारा सप्लायर हो सकता है, हमारे क्लाइंट्स हो सकते हैं, उनसे क्या रिलेशंस होगा ये पढ़ेंगे। सेकंड भाई है द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी। मतलब कि implied authority of a partner to bind the partner to his act। मतलब कहने का क्या है कि पार्टनर है अगर आपस में बिजनेस करते हैं तो उनकी इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है किसी किसी एक्ट के लिए। ठीक है ना? तो अगर वो भाई टाइम पे उसे नहीं करेंगे तो उसके लिए वो बाइंड होंगे। ठीक है ना? अबाउट द वेरियस situation in which the constitution of the firm may change and effect its effect on the rights and duties of a partner। मतलब कि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग राइट्स एंड ड्यूटीज में इफेक्ट आता है, ये पढ़ेंगे। फिर है हाउ द शेयर इन पार्टनरशिप इज ट्रांसफर्ड, व्हाट शैल बी द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रांसफरी। देखो क्या होता है कि सपोज ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है। अब सी को लगता है कि अब उसे आगे एबीसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप नहीं रखनी है, तो वो क्या करेगा? अपने सारे के सारे शेयर किसे ट्रांसफर कर देगा? किसी भी पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, बट एक्सेप्ट ये है कि भाई इसमें कंडीशन है कि इन दोनों पार्टनर्स का क्या होना चाहिए? रजामंदी होनी चाहिए। रजामंदी का मतलब होता है इनका कंसेंट होना चाहिए। ठीक है ना? विदाउट कंसेंट कोई भी पार्टनर अपना शेयर किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं ट्रांसफर कर सकता। ठीक है ना? वही बोल रखा है, जो पार्टनर ट्रांसफर करता है उसे ट्रांसफरर बोलते हैं, और जिसे ये पार्टनर ट्रांसफर करेगा उसे ट्रांसफरी बोलते हैं। ठीक है ना? लेट्स गो अहेड। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। हाँ, तो ये एक चार्ट दे रखा है। देखो चार्ट में क्या दे रखा है, जो अभी हमने बताया है वही है। कह रहा म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, जो कि आपको हमने शेड्यूल किस में पढ़ाया था? शेड्यूल में भाई म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। ओके, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज एज पर एग्रीमेंट होता है। ठीक है ना? तो हम एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे, क्या क्या होगा म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। एक्ट बियॉन्ड एम्प्लॉयड अथॉरिटी, ये किसमें है? एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टी। फिर हम पढ़ेंगे क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। फिर पढ़ेंगे लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनकमिंग पार्टनर इन आउटगोइंग पार्टनर। भाई अगर कोई पार्टनर है एडमिट हो रहा है तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे आउटगोइंग बोलते हैं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? तो उसके केस में भाई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट, एक्सपल्सन एंड इंसॉल्वेंसी, डेथ। ये सारे अलग अलग केसेस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है? तो अब हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट में है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है ना? तो फर्स्ट केस में रिलेशन ऑफ अ पार्टनर टू अनदर पार्टनर। ठीक है ना?
इसे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हम लोगों ने पढ़ा था। ये एलिमेंट्स हमने पढ़ाया था, आपको पढ़ाए थे ना, 5 एलिमेंट्स पढ़ाए थे भाई। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, पीएसआर रेशियो होना चाहिए, 2 और मोर पर्सन होना चाहिए। तो उसमें से आपका म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज में अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे वो सारे के सारे जो पॉइंट हमने पढ़ा था, एक एक कंटेंट पढ़ा था, अब उसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें पार्टनरशिप एक्ट कंटेन द वेरियस प्रोविजन रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। जनरल ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर सेक्शन 9। भाई सेक्शन 9 जो होता है वो क्या करता है, जनरल ड्यूटी बताता है, ठीक है ना, कि मतलब किसी भी पार्टनर की जनरल ड्यूटी क्या हो सकती है। सिंपल सी बात है, अगर पार्टनरशिप में हो तो आपकी जनरल ड्यूटी है कि आप क्या करो, बिजनेस में एक्ट करो, कि अ पार्टनर शुड कैरी बिजनेस, सारे पार्टनर्स बिजनेस कैरी करेंगे, बिल्कुल ऑल द पार्टनर्स कैरीड ऑल बाय आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये एक कंटेंट था आपका, ठीक है ना। फिर कह रहे द फर्म टू बी टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेजेस। मैं मतलब फर्म में एक ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेजेस है, एंड लेटर दे शुड रेंडर टू एनी पार्टनर्स ऑफ हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म। कहने का सिंपल मतलब है, अगर सपोज ये 2 पार्टनर हैं और एक पार्टनरशिप फर्म है आपकी, ठीक है ना, तो क्या होता है कि आपका ये पार्टनर अगर किसी भी प्रकार का एक्ट करता है तो उसका जो रिमेनिंग पार्टनर है वो भी लाइबल हो जाता है, ठीक है ना, रिमेनिंग पार्टनर भी लाइबल हो जाएंगे, ठीक। तो अब आगे, ऑल द पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर अकाउंट टू ईच अदर, but where some of the accounts are kept by one of them, prima facie, he would be the proper reason to explain and give full information about them। कहने का सब सिंपल सा मतलब है कि all partners are bound to render the account to each other। मतलब कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए लाइबल रहेंगे कि भाई अगर आपके पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट है तो आप अगले वाले पार्टनर को उस बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बताओगे, ओके। वेयर सम ऑफ द अकाउंट्स आर केप्ट बाय वन ऑफ देम, ये देखो, अगर किसी एक पार्टनर के पास उसका सारा अकाउंट्स है तो अगले पार्टनर्स को उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्राइमा फेसी ही वुड बी द प्रॉपर पर मतलब कि प्रॉपर पर्सन टू एक्सप्लेन एंड गिव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, ओके। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये सेक्शन 9 के बारे में। द पार्टनर शुड बी कैरी बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, एंड लेटर दे शुड रेंडर टू एनी पार्टनर, वही कोई भी पार्टनर वो काम को कर सकता है, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑल द थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म, एंड पार्टनर मस्ट ऑब्जर्व द ऑल utmost good faith in his dealing with the अदर पार्टनर। मतलब सारे पार्टनर फर्म के गुड फेथ के लिए वर्क करेंगे, ओके, ठीक है। एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, इन अ ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टनर फॉर द सेल एंड परचेज। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, कोई भी पार्टनर्स है तो वो सेल एंड परचेज ऑफ अ शेयर इन द बिजनेस, इफ वन ऑफ द देम इज बेटर acquainted with the accounts देन द अदर, इट इज हिज ड्यूटी। मतलब कहने का सिंपल मतलब है, आप 1 2 3 4 पार्टनर मिलकर के बिजनेस करते हो, कोई कोई पार्टनर क्या होता है, किसी एक पार्टिकुलर भाई वर्क में उसकी एक्सपर्टीज होती है, तो उसकी क्या है भाई, उसे क्या चाहिए कि भाई पार्टनरशिप फर्म के गुड फेथ के लिए अच्छे से उसे परफॉर्म करे, ठीक है ना। तो अदर, इट इट इज हिज ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स, सारे के सारे मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करें, किसी भी प्रकार से रिलेटेड, अगर सेल से रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है। सपोज कि अगर कोई पार्टनर है उसका काम है सेल डिपार्टमेंट में, अगर वो सेल करता है तो सेल से रिलेटेड हर एक चीज को डिस्क्लोज करेगा, कि डिस्काउंट में बेचा, कि कॉस्ट से ज्यादा में बेचा। भाई ऐसा तो नहीं है कॉस्ट में बेच करके, कास्ट से ज्यादा में बेच करके भाई अब प्रॉफिट ज्यादा बनता है, लेकिन आधा प्रॉफिट तुम हाइड कर लेते हो, आधा प्रॉफिट क्या करते हो, आप शो करते हो। तो ये क्या है, गुड फेथ नहीं है भाई, ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म में आपको गुड फेथ और ऑल मटेरियल को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने ड्यूटी से रिलेटेड, ठीक है। अब हम सेक्शन 10 के बारे में पढ़ेंगे। ये सेक्शन 9 था, जिसमें क्या था आपका,
जनरल ड्यूटी के बारे में हम जानते हैं। पार्टनर्स की जनरल ड्यूटी होती है कि वो क्या करे, पार्टनरशिप फर्म में अपना भाई गुड फेथ की जैसे वर्क करे, ठीक है ना, गुड फेथ की तरह वर्क करे, पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो, जिससे ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे, ठीक है ना। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन 10 के बारे में पढ़ेंगे। देखो सेक्शन 10 में क्या है, ड्यूटी टू इंडेमनिटी फॉर लॉस काज्ड बाय फ्रॉड। देखो अब क्या होता है, अगर आप पार्टनर हैं और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है आपस में, तो आपका काम क्या है भाई, गुड फेथ में वर्क करना, सिंपल सी बात है, जिससे बिजनेस को प्रॉफिट हो। अगर आप क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं किसी भी प्रकार का, ठीक है ना, और उससे रिमेनिंग पार्टनर जितने भी होंगे उनको अगर लॉस होता है, तो आप उन्हें इंडेमनीफाई करोगे। इंडेमनीफाई से आपका क्या मतलब है, उनका भरपाई करोगे। जो भी रिमेनिंग पार्टनर को आपके फ्रॉड की वजह से लॉस होगा, उसका आप क्या करोगे, भरपाई करोगे। ओके, द पार्टनर कमिटिंग फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म मस्ट मेक गुड। अगर आप किसी भी प्रकार का फ्रॉड करते हो, तो आपको उसे क्या करना होगा, गुड करना होगा। मेक गुड द लॉस सस्टेन्ड बाय द फर्म बाय हिज मिसकंडक्ट। अगर आपने किसी भी प्रकार का मिसकंडक्ट किया है, एंड द अमाउंट सो ब्रॉट, आपको वो पैसा ला करके भरपाई करना पड़ेगा। मतलब कहने का, जो रिमेनिंग पार्टनर को लॉस हुआ है उन्हें इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। इन द पार्टनरशिप शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स। बिल्कुल, अगर आप जो पैसा लेकर के आओगे, एक पार्टनर है, मान लो पार्टनर ए, अब पार्टनर ए क्या करता है, जानबूझ के मिसकंडक्ट करता है, जिससे पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो जाता है, ठीक है ना। अब पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है भाई उनको भी लॉस होगा, क्योंकि एक पार्टनर अगर एक्ट करता है तो रिमेनिंग पार्टनर क्या बन जाते हैं, प्रिंसिपल बन जाते हैं। मतलब इसका एक्ट ये खुद बाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो ये है कि अगर ये जानबूझकर कोई गलती करता है, तो उसके लिए क्या होगा, ये इंडेमनीफाई करेगा, और वो ले करके आएगा, ब्रॉट करेगा इन द पार्टनरशिप शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर, जिन पार्टनर्स को लॉस हुआ है, एंड एक्ट ऑफ द पार्टनर इम्प्यूटेबल टू द फर्म आर द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। हमने यही बताया कि अगर एक पार्टनर लॉस कराता है, तो भाई सारे पार्टनर्स उसके लिए लाइबल होंगे, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर प्रिंसिपल बन जाते हैं, विच इज अ फ्रॉड। भाई फ्रॉड की वजह से ही वो लाइबल होगा, ठीक है ना। अगर वो क्या करता था, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहा था, तो फिर लाइबल नहीं होता, ठीक है ना। एंड हिज को पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है उन्हें को पार्टनर बोलते हैं, पार्टनर्स इन टाइटल, उनका राइट्स है, द को पार्टनर्स एज बिटवीन दिमसेल्फ टू थ्रो द होल ऑफ द कंसिक्वेंसेज। ओके, समझ में आया, थ्रू द होल ऑफ द कंसिक्वेंसेज अपॉन हिम, समझ में आया। ओके, ये सेक्शन 10 है। तो अब हम देखेंगे सेक्शन 11 के बारे में। डिटरमाइन डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स, मतलब क्या है, राइट्स के बारे में देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, सेक्शन 11। ओके, rights and duties of partners by contract between the partners. Determination of rights and duties of partners by contract between the partners. contract का मतलब क्या होता है, आपका पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होता है, आप जानते हो। जब एग्रीमेंट होगा, तो उस एग्रीमेंट में ड्यूटी भी लिखी जाएगी और राइट्स भी लिखे जाएंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों लिखी जाती हैं, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग बाय कंट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, सेक्शन 11, ठीक है ना। सब सेक्शन 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर्स ऑफ अ फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय कंट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, एंड सच कंट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस। देखो, कंट्रैक्ट आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है, एम्प्लॉयड भी हो सकता है, बाय कोर्स ऑफ डीलिंग। ओके, कहने का सिंपल मतलब ये है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, ये जो वर्ड है, ये कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन,
This act, the mutual rights and duties of partners of the firm may be determined by the contract between the partners, क्योंकि एग्रीमेंट जो होता है वो पार्टनर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, एंड सच कंट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस और में बी एम्प्लॉयड और कोर्स ऑफ डीलिंग, such contract may be varied by consent of all partners and such consent, मतलब कहने का पार्टनर्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन आ सकता है यदि सारे पार्टनर्स का कंसेंट होता है तो। कहने का सिंपल मतलब है, आपका पीएसआर रेशियो कुछ था, आप क्या करो, अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, बट सारे पार्टनर्स का क्या होना चाहिए, कंसेंट होना कंपलसरी है। मे एक्सप्रेस एंड मे बी एम्प्लॉयड बाय अ कोर्स ऑफ डीलिंग, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, अगर आपको डिटरमाइन करना है क्या, राइट्स एंड ड्यूटीज को बाय अ पार्टनर्स, बाय अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, तो आपको क्या डिटरमाइन करना होगा भाई, आपको एज पर एग्रीमेंट कोर्स ऑफ डीलिंग, ये सारा सब कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया होगा उस तरह से आपको राइट एंड ड्यूटीज के बारे में डिटरमाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपका सेकंड है सेक्शन 11 का सब सेक्शन 2, ये सब सेक्शन 1 है। अब सब सेक्शन 2 पढ़ेंगे, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड क्या है,